प्रिय छात्राओं, पिछले लेक्चर में प्रेम के संदर्भ में वर्ग चेतना की मैंने चर्चा की थी। आज उसको स्पष्ट करता हूं। सारे लोग विस्मय से, कुतूहल से महाराज को हल चलाते हुए देख रहे थे। उन देखने वालों में एक राजकुमार भी था जिसका नाम अरुण था। वह मधुलिका को देख रहा था। मधुलिका क्या है, इसका परिचय प्रसाद जी दे देते हैं। वह एक कृषक बालिका थी, सामान्य से सामान्य जन्म में से आई हुई लड़की, सुंदरी और कुमारी। मैंने पिछली कई कहानियों में पेशबंदी की चर्चा की थी। यहां भी उसी पहले ही पैराग्राफ में मधुलिका का परिचय देते हुए प्रसाद जी ने बता दिया, वह कुमारी थी, सुंदरी थी। तो जो लोग महाराज के हल को विस्मय से देख रहे थे, कुतूहल से देख रहे थे, वहीं एक युवक ऐसा भी था जो इस मधुलिका को देख रहा था, इसके सौंदर्य को देख रहा था, इसके सौंदर्य में निहित श्रम को देख रहा था। और जब उसने देखा तब उसे पता चलता है कि यह सौंदर्य कितना भोला है। अर्थात राजा को बीज देना एक राजकुमार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। संभवतः इसलिए इस राजकुमार को यह लग रहा है कि यह भोला भाला सौंदर्य इस बात में गौरवान्वित है, लेकिन साथ ही बहुत सरल उसकी चितवन है, उसको देख रही है। तो जो आकर्षण है, जो प्रेम है, वो वर्ग चेतना को नहीं देखता। जाहिर सी बात है कि अरुण राजकुमार है और ऐसी दृष्टि उसकी किसी राजकुमारी पर पड़ती जहां पर वो सौंदर्य देखता, जहां पर वो चितवन देखता, जहां पर वो कटीली आंखें देखता या नक्शिक वर्णन के बाद बहुत सारी चीजें देखता। वो एक किसान की सुंदर बालिका को देख करके उसके सौंदर्य पर मुग्ध है, उसकी सरल चितवन पर मुग्ध है। यह बात महत्वपूर्ण है, जो आने वाली एक बहुत बड़ी घटना की ओर पुनः एक पेशबंदी है कि कुछ न कुछ और इस सौंदर्य और चितवन में देखने को मिलेगा। जब वो मिलेगा तब उसकी हम बात करेंगे। तुम्हें जब इसकी व्याख्या करनी हो तो उसकी बात अभी कर देना, क्योंकि अंततः चल करके यही घटना एक ऐसी घटना होती है जहां इन दोनों का प्रेम पुष्पित और पल्लवित होता है और देश के प्रति मधुलिका के असीम त्याग को दर्शाता है, वहीं प्रेम को पाने की चेतना को दर्शाता है कि प्रेम किस तरह से एक साथ त्यागमयी और दूसरी तरफ स्वार्थी भी होता। यह आगे की बात में स्पष्ट होगा। अभी हम केवल कहानी के पाठ की ओर चलते हैं। उत्सव, इसको सामान्य रूप से इसमें बहुत खास बात मुझे नहीं दिख रही है। खास बात अगर है भी तो तुम उसे समझ सकते हो, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, क्योंकि पाठ्यक्रम को खत्म करने की भी अपनी व्यवस्था होती है, इसलिए इसका पाठ मैं सामान्य रूप से कर रहा हूं। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया, थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। यहां थोड़ी सी व्याख्या की जरूरत है आगे बढ़ने से पहले, कि जिसका खेत चुना जाता था, ऐसा नहीं था कि वो खेत से हाथ धो बैठे। उसके बदले में उस खेत के मूल्य से बहुत ज्यादा धन राजकोष से मिलता था, स्वर्ण मुद्राओं, सोने की मुद्राओं के रूप में, सोने के पैसे मिलते।
वह राज की अनुग्रह था। यानी कि उतनी स्वर्ण मुद्राएं देना उसकी वास्तविक कीमत नहीं थी, वास्तविक कीमत से बहुत ज्यादा था, इसलिए वह राज की यानी कि राजा की कृपा थी, उसका अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली को सिर से लगा ली, थाली में भर करके दिया गया। तो अब मधुलिका का व्यवहार क्या है? मधुलिका ने उसको सम्मान समझा और सम्मान के रूप में उस थाली को सिर से लगा लिया, किंतु साथ ही उसमें की स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। इस पे ध्यान देना। मधुलिका की उस समय ऊर्जस्वी मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। राजा किसी को दे और कोई उसे ठुकरा दे, वो भी सामान्य सी स्त्री, यह लोगों के लिए आश्चर्य की बात तो होगी, क्योंकि उसमें दोनों भाव है। एक भाव तो त्याग का है, लेकिन यह भी है कि राज की अनुग्रह है, राज कृपा है। राज कृपा को ठोकर मारना आसान चीज नहीं है, वह एक तरह से राजा का अपमान भी है। इसलिए लोग, दूसरी तरफ उसने राजकृपा को ठोकर मारा था, वो पैसे उनके ऊपर न्यौछावर किए थे, तो उसके त्याग की ऊर्जा जो है मूर्तिमान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ यह आश्चर्य भी हो रहा था कि इतनी बड़ी राजकृपा को ठुकरा दिया, और राजकृपा को ठुकराने के कारण राजा की भ्रिकुट तन गई, यानी कि क्रोध आना स्वाभाविक था कि हम किसी को दे और वो मना कर दे लेने से ही, वो भी इस तरीके से कि सारे पैसों को बिखेर दे, स्वर्ण मुद्राओं को बिखेर दे। राजा को गुस्सा आ ही रहा था, और इस बात की कल्पना मधुलिका को रही होगी, तो उससे पहले वो क्रोध अपना किसी प्रकार का अभिव्यक्ति का स्वरूप ले, इसलिए मधुलिका ने विनय पूर्वक, सविनय कहा, विनय पूर्वक कहा, देव, संबोधन का चिन्ह, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। राजा है, देश का नियंता है, देश का रक्षक है, इसलिए उसके प्रति विनम्रता है। यह तो रही एक बात। दूसरी बात कि पूर्वजों द्वारा सृजित संपदा की रक्षा पारंपरिक दृष्टि से अगली पीढ़ी का दायित्व है। यह सामंती समाज की एक खास विशेषता भी है। अभी भी गांवों में चले जाओ तो ऊसर से ऊसर जमीन भी लोग नहीं बेचते, क्योंकि जमीन बेचने का मतलब प्रतिष्ठा बेचना है। जबकि पूंजीवादी समाज में इस बात के लिए कोई अवकाश नहीं है, कोई जगह नहीं है। कोई भी चीज अगर हमें अच्छी कीमत दे रही है और उतने में ही हम और कमाई कर सकते हैं और उससे अच्छी चीज पा सकते हैं, तो हमें उस चीज को बेच देना चाहिए। पूंजीवादी समाज की विशेषता है। लेकिन समाजवादी समाज के लिए पुरानी परंपरा से पूर्वजों द्वारा चली आती हुई संपदा, और उसमें भी खास करके जमीन, उसके प्रति एक खास मोह होता, और किसान का तो और मोह होता। आज के किसान आंदोलन को देखते हुए तुमको समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरह का मोह होता है कि इस जाड़े में ठिठुर ठुठुर कर अपनी खेती और किसानी बचाने के लिए लोग संघर्षरत हैं। उसको बेच देना, प्रतिष्ठा बेच देना है। लेकिन देश के आगे उस प्रतिष्ठा का भी सवाल नहीं है, इसलिए हम यूं ही उसे देश पर न्यौछावर कर देंगे, उसकी कीमत नहीं लेंगे। क्योंकि कीमत लेने का मतलब बेचना है, और बेचने का मतलब पितृ पितामहों यानी पूर्वजों का अपमान है, प्रतिष्ठा को बेचना है। इसलिए वह विनय पूर्वक राजा के से इसकी कीमत को ठुकराती है, और कीमत को ठुकराकर अपनी प्रतिष्ठा को बचाती है, पितृ पितामहों के अपमानित होने से बचाती है। भले ही अन्य लोग राजा द्वारा अपने खेत के चुने जाने को गौरव मानते हों, लेकिन इसका आंतरिक बोध इतनी उत्कृष्ट कोटि का है कि वह इसको
प्रतिष्ठा का प्रश्न मानने के बावजूद उस प्रतिष्ठा से ऊपर नहीं मानती है जो पूर्वजों की जमीन तक को बेचने के लिए मजबूर कर दे। कहानी की एक खास प्रासंगिकता भी होती है, साहित्य की प्रासंगिकता होती है। आज बिकने वाली लाभदायी बहुत सारी कंपनियों को उठा करके देख लो तो पता चलता है कि इन कंपनियों को खड़ा करने में आम जनता का कितना बड़ा योगदान था। जो जनता के पैसे से जनता के लिए बनी थी, उन्हें कुछ खास पूंजीपतियों के हाथ का मुहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि वह चेतना लुप्त हो गई कि इसके सृजन में आम जनता की कमाई का खून पसीना लगा हुआ था, और साथ ही वह चेतना भी लुप्त हो गई कि हमारे पुरखों जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों से छीन कर नेतृत्व संभाला था, उनका विजन भी था। यह कहानी आज के समय के लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि उस विजनरी दृष्टिकोण को सामने लाती है कि हे देव, देश के लिए तो ठीक है न्यौछावर होना, लेकिन उसकी कीमत लेना मंजूर नहीं है, क्योंकि पितृ पितामहों की भूमि है, इसलिए इसका यह अमूल्य है, इसका मूल्य मुझे स्वीकार नहीं है। इतना सुनने के बाद तुम ही सोचो कौन ऐसा है जो क्रोधित हो सकता है। जाहिर सी बात है राजा को विस्मय हो रहा होगा। उसके विस्मय से पहले ही यह वाक्य मंत्री को प्रभावित कर गया, और मंत्री मधुलिका का परिचय करवाते हुए कहता है, महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, क्योंकि मंत्री के को इस बालिका के कृत्य के प्रति बालिका में अपराध बोध भरना है। वह बहुत बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसको सचेत कर देना चाह रहा है। और मंत्री का एक काम राजा की खुशामद भी है। वो छोटी सी कहानी तुम लोगों ने सुनी होगी, जिसमें एक राजा ने अपनी मंत्री से बैगन की चर्चा की। उसके हाव भाव और चेष्टाओं को पढ़ने के बाद मंत्री ने कहा कि बैंगन तो सबसे सुंदर सब्जी है, वाह क्या कमाल का स्वाद होता है, उसके खाने से मनुष्य कितना हष्टपुष्ट होता है, उसके सौंदर्य और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। राजा ने तुरंत बैगन मंगाया और खाया, और उसे ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ, बल्कि पेट में मरोड़ और होने लगे। राजा को गुस्सा आया, मंत्री से पूछा, तुमने तो ये कहा था इसका, परंतु इसका परिणाम तो मैंने बिल्कुल उल्टा पाया। तो बोला, साहब मैं बैगन का नौकर थोड़ी हूं, बैगन का मंत्री नहीं हूं, आपका मंत्री हूं। आपके चेहरे के हाव भाव ये बता रहे थे कि आपको बैगन खाने की इच्छा हो रही, इसलिए मैंने बैगन की बड़ाई कर दी। अब नहीं हो रही है, मैं उसकी बुराई कर देता हूं। तो मंत्रियों का यह सदा से स्वभाव रहा है कि राजा के भाव को भाप कर ही वो बोलते थे, अतः वह भाप कर बोलता है। इस लड़की के इस त्याग को समझ नहीं पाता है और लड़की को बोलता है। इसीलिए प्रसाद जी इसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हुए कहते हैं, अबोध क्या बक रही है, राज की अनुग्रह का तिरस्कार। वही बात मैं कह रहा था कि राज कृपा का तिरस्कार, उसको ठुकराना एक प्रकार का अपराध जैसा है। तुम उसको, राज की कृपा को ठुकरा रही हो। तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। ऐसा नहीं कि तुम कोई घाटे का सौदा पा रही हो इसलिए ठुकरा रही हो तुमको, और क्योंकि लोभी आदमी सामान्यतः दूसरे को भी लोभी समझ लेता है। तो यानी कि इतनी मुद्रा, तेरी जितनी कीमत है तेरी जमीन की, उससे ज्यादा चौगुना कीमत तुम्हें दी जा रही है। तो अगले इसमें एक निहित अर्थ यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे लग रहा है कि यह कीमत कम है इसलिए ठुकरा रही है। तो वो याद दिलाता है कि कीमत कम नहीं है। तेरी भूमि से
के मूल्य से, वास्तविक मूल्य से 4 गुना ज्यादा मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, नियम की भी दुहाई दे जाता है कि इस राष्ट्र का निश्चित किया हुआ यह कानून है, नियम है, और नियम को ठुकराना भी अपराध है। तू आज से राज की रक्षण पाने की अधिकारी भी हुई है। केवल इतना ही नहीं था कि वो उसकी दाम मिल गया, बल्कि इसके द्वारा राजकीय सुरक्षा मिलेगी तुम्हें। तुम्हारे ऊपर विशेष दृष्टि रखी जाएगी कि तुम्हारा किसी भी तरीके का अहित और नुकसान ना हो। राज की रक्षण की पाने की भी अधिकारिणी हो गई। इसलिए इस धन को स्वीकार कर और इस धन से अपने आप को सुखी बना। सुख हर आदमी चाहता है, इसलिए उस सुख का लालच देकर मंत्री उसको पुनः प्रलोभन देने का प्रयत्न करता है। बस आज इतना ही।